हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कर्ण बैच है और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास के फिजिक्स को। 11th क्लास की फिजिक्स का ये वीडियो नंबर 6 है। इसके पहले हम आपको 5 वीडियो दे चुके हैं। पिछले 5 वीडियो में हमने आपको विमाएं सिखाई, विमाएं लिखना सिखाया और हमने आपको मात्रक एवं मापन का अर्थ समझाया। साथ ही साथ हमने आपको प्रतिशत त्रुटि पर न्यूमेरिकल करवाए। तो आज ये जो वीडियो होगा ये फिर से प्रतिशत त्रुटि पर कुछ और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स पर होगा। जो आपको यहाँ पे इस तरीके के न्यूमेरिकल दिख रहे हैं, यही सारे न्यूमेरिकल आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर यदि मैं पिछले वीडियोस को देखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पे जाके आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियोस देख लेने हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से यहां पे पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि होती है। मतलब एक गोला है, मान लीजिए कि आपके पास एक गोला है, कोई भी एक लड़का है या कोई भी एक स्टूडेंट है, इस गोले की त्रिज्या को मापता है, इस गोले की त्रिज्या को मापता है और कहता है कि इसमें मुझसे 2% त्रुटि हो गई, 2% मुझसे एरर हो गया। तो फिर कह रहे हैं कि इसके आयतन के मापन में कितने परसेंट त्रुटि होगी। मतलब त्रिज्या में त्रुटि दे दी है, आपसे पूछ रहे हैं कि आयतन में कितने परसेंट त्रुटि होगी। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 है और दिया क्या है, त्रिज्या में त्रुटि। इसका मतलब एरर इन किसमें, रेडियस। तो त्रिज्या में त्रुटि कितनी दी है, त्रिज्या में त्रुटि, त्रिज्या में जो आपकी त्रुटि दी है वो आपको दी है कितनी, 2%। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे बोला गया है कि आयतन में त्रुटि बताइए। क्या किसमें त्रुटि बताइए, आयतन में त्रुटि को बताइए। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे गोले का आयतन। क्या लिखेंगे, गोले का आयतन। और जब आप 10th क्लास में थे तब आपकी फिजिक्स जो है, आपका सब्जेक्ट जो आपका मैथ होगा वो आपका सब्जेक्ट रहा होगा। तो गोले का आयतन जो होता है वो कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये इसका गोले का आयतन होता है। गोले के आयतन को किससे लिखते हैं, v से। v फॉर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। सो इसको हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू, क्या लिखेंगे, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब अगर आपसे इसमें बोला जाए कि इसमें नियतांक क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे कि सर जो ये 4/3 लिखा हुआ है ये इसका नियतांक है, ये इसकी नियतांक वैल्यू है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद फिर इसमें रियल वैल्यू क्या है, आपकी r, और फिर उसके बाद क्या है v। तो हमसे बोला गया है कि आयतन में कितने परसेंट त्रुटि होगी। तो हम लोग लिखेंगे आयतन में त्रुटि, आयतन में त्रुटि। अब आयतन में त्रुटि को कैसे निकालेंगे, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। आयतन में त्रुटि का मतलब हो गया कि v डेल v अपॉन, ठीक है, ये डेल्टा है, सॉरी, डेल्टा v अपॉन v इंटू क्या लिखेंगे, 100। ये हमने आपको लिखना बताया था कि किसी में अगर त्रुटि निकालनी है तो इसी तरीके से अल्पतमांक और उसके बाद आपको नीचे रियल वैल्यू लिखनी है। उसके बाद फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम 4/3 की बात करें तो जो आपका जो 4/3 है और जो पाई है ये क्या है, नियतांक है। तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नियतांक को हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। फिर मेरे पास क्या बचेगा, आर क्यूब। तो आर क्यूब का क्या होता है, जो इसकी पावर होती है वो पावर क्या आ जाएगी आगे। तो इसकी पावर हम लोग आगे लिखेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू क्या लिखेंगे, 100। ठीक, ये R3 आगे क्यों आया, यदि आप जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को देखिएगा। मैंने छोटे छोटे 3 निगमन करवाए थे। बाकी स्कूल में जब आप पढ़ोगे ना तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट बता दी जाती हैं, लेकिन आपको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जानना भी चाहिए कि ये 3 आगे क्यों आया। तो पिछला वीडियो जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि लॉग लेते हैं, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और 3 आगे आ जाता है। ठीक, उसके बाद अगर मैं ये बात करूं तो आयतन में त्रुटि कितनी है, ये वाली आयतन में हमारी त्रुटि है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आयतन में त्रुटि मतलब ये सारा क्या लिखा हुआ, आयतन में त्रुटि लिखा हुआ है। लेकिन ये जानबूझकर मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, तो ये मैंने 3 लिखा। अगर देखो यहाँ पे त्रिज्या में त्रुटि दी है, इसका मतलब ये यहाँ पे दिया है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू 2%। ये त्रिज्या में त्रुटि और ये आयतन में त्रुटि इतनी होती है। तो इसका मतलब इसकी पूरे की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है, 2%। तो ये हो गया 2%। और उसके बाद क्या हो गया, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, आयतन में जो त्रुटि हुई वो कितने परसेंट हो गई, 6%। तो घबराना नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है
बहुविकल्पी अगर क्वेश्चन आता है, जैसे कह देते हैं कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % त्रुटि होगी, आपसे ये पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप लिखोगे कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², और कुछ नहीं करना है, r² की जगह पे लिखना है 2r, और उसके बाद 2 × r में दिया है 2, ये हो गया 4% की त्रुटि, खत्म। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, पर लिखने का जो सही तरीका है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये बात अगर नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार समझ लीजिए। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद जो नियतांक होता है उसको हटा दीजिए, 2 आगे ले लीजिए, जितने % की त्रुटि दी हो उतना लगा दीजिए और आंसर हो जाएगा 4%। ये ट्रिक है। अगर आयतन की मैं बात करूं तो गोले का आयतन V बराबर 4/3πr³ होता है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं जी और नीट के एग्जाम में। लगता है अरे ये तो बहुत आसान है, पर जब चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, जब आप 12th क्लास में जाओगे तो डिफरेंशिएशन सीखोगे, 11th में भी आपको मैथ में मिल जाएगा, लेकिन जब वहाँ पे आप जाओगे तो पता चलेगा आपको कि ये फॉर्मूले वाकई में आते कहाँ से हैं, ठीक है। मैथ्स में ऐसे चैप्टर भी हैं, तो अब जिनका मैथ नहीं है वो घबराए नहीं। तो 4/3 हटा दिया, पाई भी हटा दिया, r³ का 3 लिया r, और r की वैल्यू वहाँ पे देखो त्रिज्या में त्रुटि दी है 2, तो इसका आंसर आ गया 6। ये ट्रिक है, पर लिखने का जो सही तरीका है वो यही है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ कठिन क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। क्या लिखा हुआ, लिखा एक गोले के व्यास स्मॉल d में की माप में 1% की त्रुटि होती है, मतलब ये व्यास में त्रुटि देती है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे व्यास में त्रुटि, व्यास में त्रुटि। अब आपको लग रहा है अरे सर ये जैसे त्रिज्या वैसे व्यास, पर वास्तव में वैसा नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगा आपको। व्यास में त्रुटि कितने % दी है बताओ, 1% दे दी है। व्यास में त्रुटि का मतलब डेल्टा d/d। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अच्छा सर जी d क्या है, d डिनोटेड फॉर डायमीटर, ठीक है। डायमीटर का मतलब होता है व्यास, इसलिए अंग्रेजी में इसको d से लिखा जाता है, ठीक है। इनटू क्या हो गया 100। आपको कुछ भी कमेंट बॉक्स में पूछने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी यदि आप मेरा पूरा लेक्चर देख लेते हो, क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत आराम से डिफाइन कर दूंगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई। सो ये क्या हो गया बताओ, 1% हो गया। अब उससे बोला गया है कि इसके आयतन में कितने % जो है वो त्रुटि होगी। मुझसे आयतन में बोला है गोले के परिकलित आयतन में कितने % त्रुटि होगी। What is the percentage error in the measurement of volume of the sphere, ठीक है। इंग्लिश में आप इसको लिख दोगे, तो बोल देता हूं मैं, इंग्लिश में लिखता नहीं हूं इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ हिंदी मीडियम के जुड़े हुए हैं। तो घबराइए मत, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रतिशत में व्यास में। अब आपको जो गोले का व्यास का, जो गोले का आयतन होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। तो लिखा मैंने गोले का आयतन कितना होता है, V = 4/3πr³, ठीक। तो मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और यहाँ डायरेक्ट मैं V = लिख दूंगा ऐसे, ठीक। V = इतना होता है, पर यहाँ पे जो चीज़ लिखी है वो तो त्रिज्या होता है। आज तक आपने ऐसा फॉर्मूला याद ही नहीं किया कि गोले के आयतन में और व्यास में संबंध हो, आपने याद ही नहीं किया, पर आज आपको याद हो जाएगा। कैसे, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि 1/6 और उसके बाद पाई और उसके बाद d³ ऐसा करके कुछ होता है, ऐसा आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट टाइम में जब गोले का आयतन यूज करेंगे किसके टर्म में, व्यास के टर्म में, डायमीटर के टर्म में, तो फिर आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि 1/6 पाई d³ होता है। पर कैसे वो आज मैं पूरी बात बता दूंगा। देखिए ध्यान से, लिखा है 4/3 पाई लिखा मैंने, और r का जो वैल्यू होता है r बराबर होता है d/2। सो क्यों, ये क्योंकि त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास/2 होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे इनटू लगाएंगे, r की जगह पे लिखेंगे d और /2 और उसकी पावर 3 लगा देंगे, ठीक। अब ये हो गया 4/3 और उसके बाद पाई हो गया और उसके बाद d³ हो गया और अपॉन में हो गया, देखो d8 हो गया, ठीक। अब इसको काट देंगे, 4 × 4 और 4 दूनी 8। सो इसका आंसर आ गया 1/3 पाई, 1/3 नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 पाई d³। ये आ गया गोले का आयतन किसके टर्म में, व्यास के टर्म में, व्यास के पदों में इसका आंसर आ गया, ठीक। आई बात समझे। अब हमसे बोला गया था कि इसके आयतन में कितने % की त्रुटि होगी, कितने % का एरर होगा। तो ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे आयतन में त्रुटि, आयतन में त्रुटि।
तो देखो ये चाहो तो आप बहुत आराम से भी कर सकते हो, पर मैं एक चीज़ बहुत धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, बिकॉज अभी अभी आप 10th क्लास से निकल के आए हैं और आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि बोर्ड पेपर कैसा होता है, बिकॉज ऑफ आपने पिछले ईयर बोर्ड पेपर दिया ही नहीं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट पहुंच गए प्रमोट होके यहाँ पे, तो चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यदि आपने पढ़ लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जितना भी मैं पढ़ा दूंगा वो एकदम आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आयतन में त्रुटि मतलब कि डेल्टा v अपॉन v, और इनटू में क्या लिखोगे 100, और ये देखो जरा ध्यान से, ये 1/6 पाई ये तो नियतांक हो गया, सो नियतांक हट जाता है। ठीक है, इससे परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो हट जाता है। ठीक, तो इसका मतलब फिर क्या बचेगा d, और d का जो 3 है पावर वो आगे आ जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा डेल्टा d अपॉन d, और उसके बाद इनटू में क्या हो जाएगा 100। ठीक, अब उसके बाद देखो ये 3 हो गया, और इन्होंने दे दिया है इस क्वेश्चन में 1, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3% ही आ जाएगा। समझ में आई बात, क्योंकि ये 1% ही इसका दिया हुआ है। समझ में आई बात, कुछ नहीं है। अगर आपको उसकी जो ये अगर याद है आपको कि वॉल्यूम जो होता है वो प्रोपोर्शनल r³ होता है। ठीक, तो आप तुरंत लिख दोगे कि अच्छा ठीक है बेटा, आप ऐसे लिख दोगे कि ये लिख दोगे ऐसे, और इक्वल टू का साइन लगाओगे, और उसके बाद लिख दोगे 3, और डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट, पर मैं कुछ डायरेक्ट आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बताना शुरू कर दिया मैंने तो आपको चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये डायरेक्ट मेथड था, पर वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, बट क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपका। ठीक है, तो इस तरीके से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो अभी कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन मेरे पूरे हो गए। तीसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्या लिखा है तीसरा क्वेश्चन, एक बार रीड कीजिएगा। लिखा हुआ कि एक घन के द्रव्यमान तथा उसकी एक भुजा की लंबाई की मापों में अधिकतम प्रतिशत त्रुटियां 3% और 2% है, मतलब द्रव्यमान और भुजा। ठीक है, ध्यान से समझना। तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है एक घन के द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, एक घन के द्रव्यमान तथा उसकी एक भुजा की लंबाई की मापों में अधिकतम, देखो इस पे अंडरलाइन कर लो, अधिकतम प्रतिशत त्रुटियां 3% और 2% है। इसका मतलब हमको यहां क्वेश्चन में दिया है द्रव्यमान में त्रुटि, पहले दिया है द्रव्यमान में त्रुटि, और जो द्रव्यमान में त्रुटि दी है वो कितनी दी है, 3%। उसके बाद कह रहे हैं कि अब घन होता है, घन आपने देखा ही होगा। ठीक है, कि कैसा बनता है, इस तरीके से घन बनता है। ठीक, इस तरीके से आपका क्या बनता है, घन बनता है। इस घन की जो द्रव्यमान है उसमें इतना दे दिया, द्रव्यमान मतलब मास। ठीक है, और उसके बाद इसकी एक भुजा में त्रुटि, तो हम लोग लिखेंगे भुजा में त्रुटि। ठीक है, भुजा में क्या त्रुटि। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा भुजा में त्रुटि। भुजा में त्रुटि कितनी दी है, 2%। ठीक, 2% इसकी जो है हमें क्या दे दी है, त्रुटियां दे दी है। फिर कह रहे हैं कि बताइए कि घन के पदार्थ के परिकलित घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी है। व्हाट इज द परसेंट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी के मेजरमेंट में इसमें कितना परसेंट एरर आया है, वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आपको ये कठिन लगेगा। तो यदि आप चाहें तो 11th क्लास की जो फिजिक्स है आपकी, उसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जितने फॉर्मूले हैं वो और उनकी विमाएँ और उनके मात्रक याद कर लीजिए। मात्रक याद कर लेंगे तो विमाएँ अपने आप याद हो जाएंगी, ताकि आपका जो फिजिक्स है ना वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्ट्रॉन्ग तब रहेगा जब आपको कुछ चीज़ें याद होंगी, जैसे कि फॉर्मूले, और फॉर्मूलों के साथ साथ ना फॉर्मूले ज़्यादा याद हो तो कम से कम उनके बीच का रिलेशन समझ लीजिए एक बार। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, पहला क्वेश्चन हल लिखेंगे हम लोग, और हमसे बोला गया है कि इसके घनत्व में कितने परसेंट त्रुटि होगी। ठीक, तो हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला जानते हैं, घनत्व बराबर, ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन, ये फॉर्मूला होता है। घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं, द्रव्यमान को मास कहते हैं, और आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। अब घनत्व जो होता है उसको लिखते हैं रो से, इस तरीके का एक सिंबल बनाते हैं ऐसे, और जो द्रव्यमान होता है उसको लिखते हैं एम से, तो एम हो गया। जो आयतन होता है उसको लिखते हैं हम लोग वी से, कैपिटल वी बनता है। तो ये फॉर्मूला हो गया घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, अब हमें द्रव्यमान में परसेंट दिया था और भुजा में दिया था, आयतन में नहीं दिया था, तो घबराना नहीं है। मुझे क्या करना है, रो लिखना है, एम लिखना है, और ये जो v है वो ध्यान से समझना है, v इक्वल टू क्या, a³। ये कहाँ से आया, ये घन का क्या है, घन का क्या है, आयतन है। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे a³।
ये लिखने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमसे यहाँ बोला गया है भुजा में त्रुटि, भुजा में त्रुटि, तो हमने उसकी भुजा पहले निकाली, आयतन से भुजा में पहले हमने उसको कन्वर्ट किया, ठीक है। हमारा ये आयतन की टर्म में लिखा था घनत्व का फॉर्मूला, और यहाँ हमने घनत्व का फॉर्मूला द्रव्यमान और उसकी भुजा के टर्म में लिख लिया। टर्म मतलब पदों में लिख लिया, ठीक, समझ में आई बात। अब हमसे बोला जाए कि बताइए इसमें कितने % त्रुटि होगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि रो इजक्वल टू m, और जो ये a क्यूब है पड़ा रहने दीजिए, ठीक है। अब हमसे बोला गया घनत्व में त्रुटि, तो और अधिकतम लिखा है, देखिए नीचे आपको दिख भी गया होगा, घनत्व में अधिकतम त्रुटि, ठीक है, घनत्व में अधिकतम त्रुटि। जब भी कभी भी ये अधिकतम वर्ड लग जाएगा तो आपको माइनस सिंबल का यूज नहीं करना है, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, घनत्व में अधिकतम त्रुटि, घनत्व में अधिकतम त्रुटि, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा रो अपॉन क्या लिखेंगे, रो इनटू में क्या लिखेंगे 100, और अधिकतम बोला गया तो चाहो आप तो ये लिख सकते हो कि ऐसे लगा के, और यहाँ पे मैक्सिमम, अधिकतम जब बोला जाए तब, नहीं तो आपको जो है घबराना नहीं है, परेशान कुछ नहीं होना। फिर m देखना है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा m अपॉन m इंटू क्या लिखेंगे 100 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ये 3 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव सिंबल ही रखना है क्योंकि हमसे अधिकतम बोला गया है, ठीक है। अधिकतम का मतलब होता है कि वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो ये हमने यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया है, इसका मतलब ही है, मॉडुलस का मतलब समझते हो ना, जैसा कि मान लो -1 है और उसके बाद इसका वैल्यू बना जाएगा मॉडुलस में, ठीक है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, मॉडुलस लगाने के बाद। तो मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके चीज़ों को समझा रहा हूँ, इकट्ठा समझा देंगे तो ऊपर से चला जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखो ये 3 जो है वो 3 आगे लिखेंगे, और उसके बाद लिख देंगे कि ये इंटू लगाएंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू में क्या लिखेंगे 100। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना। अब देखो यहाँ पे दिया है कि इसमें त्रुटि, द्रव्यमान में त्रुटि, सो ये कितने % है, 3%, तो फिर प्लस लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद ये कितना है, देखो 3 है, 3 लिखा मैंने, और उसके बाद इनटू ये कितना % दिया है, 2% दिया है, उसके बाद ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और बाद में लगा दिया परसेंटेज का साइन। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जुड़ के 6 हो जाएगा, बस गलत हो गया वहीं पे, 3 3 जुड़ के कहाँ 6 हो जाएगा, पहले तो गुणा होता है ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 में 3 जोड़ दोगे 9 हो जाएगा, ठीक। तो ये आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 9 आ जाएगा, 9% आ जाएगा। समझ में आई बात। इस तरीके से हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया, कुछ नहीं था इसमें, बस एक चीज याद होनी चाहिए और वो है फॉर्मूला। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप सारी चीजें लगा लोगे। ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको डर ना लगे, और जिंदगी में यदि डर नहीं लगा तो आपको सारी चीजें आसानी से सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल 3। अब बारी है चौथे क्वेश्चन की, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा चौथा क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, क्या लिखा है एक बार पढ़िएगा। लिखा है कि एक सरल लोलक के आवर्तकाल, आवर्तकाल को इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल के, और इसका मैं आपको निगमन भी करवा चुका हूं पिछले वीडियोस में। क्या लिखा है, एक सरल लोलक के आवर्तकाल के में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए। इसका मतलब लोलक की लंबाई, लोलक समझते हो ना, जो ये लोलक, ये वाला लोलक, इसकी लंबाई को अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या कह रहे हैं कि 4% बढ़ा दी जाए, और कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। तो हमने आपको एक निगमन कराया था, सरल लोलक के का आवर्तकाल कितना होता है, ठीक, करवाया था, नहीं आपने पढ़ा था, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इन्होंने दिया है कि लंबाई में परिवर्तन, क्या दिया है बताओ, लंबाई में परिवर्तन, और परिवर्तन का मतलब ही होता है कि त्रुटि हो जाना, ठीक है, तो चेंज हो जाना। लंबाई में परिवर्तन दिया है, लंबाई में परिवर्तन कितना दिया है, इन्होंने लंबाई में परिवर्तन दिया है पूरा 4% का। क्यों, सही कहा मैंने, लंबाई में परिवर्तन कितना दिया है, 4% का मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद देखो, अब इसी तरीके के क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो फॉर्मूला नहीं दिया होता है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे सरल लोलक का आवर्तकाल, ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, आवर्तकाल को लिखते हैं टी से, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G, ये होता है सरल लोलक का आवर्तकाल, ठीक है। अब ये जो सरल लोलक का आवर्तकाल लिखा है, इसमें क्या क्या नियतांक है और क्या क्या चीज़ ऐसी है जो क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं कि नियतांक क्या है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें G नियतांक है,
क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 होती है। हाँ, उसके बाद 2 पाई भी हमारा नियतांक है। तो जितनी भी चीज़ें नियतांक होंगी उनको मैं हटा दूंगा, लेकिन हटाने से पहले देखो इसको जी को अलग कर दिया और उसके बाद एल को अलग कर दिया। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी होगी, अलग अलग कर दिया क्योंकि दोनों पे अंडर रूट लगा था। ठीक है, अब उसके बाद ये वाली वैल्यू पूरी क्या है, नियतांक है, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये क्या है बताओ, नियतांक है। कौन नियतांक है, नियतांक बराबर कौन है, 2 पाई अंडर रूट जी। ये आपका नियतांक है, तो नियतांक है तो उसको खत्म कर दो, इससे कोई मतलब नहीं होता, फिक्स वैल्यू है। तो अब इसके बाद ये बचेगा टी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि किसमें त्रुटि बताओ, लंबाई में परिवर्तन है। हमसे बोला गया है कि सरल लोलक के आवर्त काल में परसेंटेज परिवर्तन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सरल लोलक के आवर्त काल में प्रतिशत परिवर्तन और ऊपर भी हमको परसेंटेज परिवर्तन ही दिया है क्योंकि वैल्यू परसेंटेज में। ठीक, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि डेल्टा टी अपॉन में क्या लिखेंगे, टी इंटू में क्या लिखेंगे 100, और उसके बाद ये 2 पाई बाई रूट जी खत्म हो जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है ये एल की पावर कितनी है, 1/2, क्योंकि अगर एल के ऊपर अंडर रूट लगाया तो इसका मतलब उसकी पावर 1/2 है। तो घबराना नहीं है, 1/2 को आगे ले लेना। नहीं समझ में आए तो मेरी बात ध्यान से फिर से सुनिएगा। अगर अंडर रूट में कोई चीज़ लिखी है तो इसका मतलब उसकी पावर 1/2 है। ठीक, तो इसका मतलब इसकी पावर 1/2 है, और 1/2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। और उसके बाद बचेगा केवल एल, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल, और उसके बाद ये हो जाएगा 100। ठीक, घबराना नहीं है इससे। तो ये 1/2 हो गया। और देखो इतने की पूरी जो है वैल्यू दी है, लंबाई में परिवर्तन 4%, तो ये पूरी वैल्यू दी है, लंबाई में परिवर्तन दिया है 4% का, वो कितना लिख देंगे हम लोग 4%, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2%। इस तरीके से ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बस केवल चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है, बहुत आसान है। ऐसे ही क्वेश्चन 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के पेपर में आ जाते। और सरल लोलक का आवर्तकाल आपको दिमाग में एकदम रटा होना चाहिए कि सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर अंडर रूट, क्या याद होना चाहिए, सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी तक टोटल 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए एक बार। लिखा एक भौतिक राशि S, कोई एक भौतिक राशि है जिसका नाम है S। 3 मापित राशियां हैं और 3 मापित राशियां A, B और C में इस प्रकार से संबंधित हैं कि एक फॉर्मूला दे दिया है S इजक्वल टू, क्या दे दिया है, S इजक्वल टू A³, क्या लिखा हुआ A³ B² और अपॉन में लिखा हुआ C। फिर लिखा हुआ है कि A, B तथा C की मापों में क्रमशः 1%, 2% और 3% की त्रुटियां हैं। 1%, 2%, 3% की त्रुटियां हैं। इसका मतलब इसी क्वेश्चन में हमको दिया है A में त्रुटि कितने परसेंट दी है बताओ, 1%, तो हम लोग लिखेंगे 1%। फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन में लिखा है B में त्रुटि, तो हम लोग लिखेंगे B में त्रुटि कितनी दे दी गई है, 2%। फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन में C में दी है त्रुटि, कितनी दी है C में त्रुटि, वो दी है आपकी 3%। हमसे बोला गया है कि बताइए कि S में कितने परसेंट की त्रुटि होगी। ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। क्या बोला गया है, राशि S मतलब कुछ भी हो सकता है, राशि S के, राशि का मतलब समझते हो ना, क्वांटिटी। ठीक है, राशि S के मान में संभावित महत्तम प्रतिशत, महत्तम को अंडरलाइन कर लीजिए, महत्तम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो महत्तम का मतलब होता है कि हमको वैल्यू को किस में लेना है, पॉजिटिव सिंबल के साथ लेना है। ठीक है, जिसे भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख सकते हैं अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, हम लोग लिखेंगे S में प्रतिशत त्रुटि, कौन सी प्रतिशत त्रुटि, महत्तम मतलब अधिकतम, महत्तम प्रतिशत त्रुटि। S में महत्तम प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे कि डेल्टा S अपॉन S इंटू क्या 100। फिर उसके बाद A³ लिखा है तो 3 इंटू डेल्टा क्या लिखोगे A, और उसके बाद फिर अपॉन में A इंटू 100। ठीक, ये हो गया। प्लस लगाओगे, 2 लिखा है तो 2, फिर उसके बाद डेल्टा B अपॉन B इंटू 100। ठीक है, अगर जो बच्चा यहाँ तक देखते हुए आया है इसका मतलब उसने पिछला वीडियो देखा है। अगर पिछला वीडियो नहीं भी देखा है तो देख लीजिएगा ताकि ये चीज़ें पता चल जाए कि सर ये कहाँ से टपक टपक के 2 आगे आ रहा है।
लॉग लेते हैं मेरे बेटा, वहाँ से आता है, ठीक है। और सी की पावर 1 है, तो 1 × 1 है, देखो नीचे हो चाहे ऊपर हो, महत्तम लग जाए समझ लो सारा काम हो गया, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू रहेगी 1। और अभी तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट भी बता रहा हूँ, वरना एक लाइन अभी और लिखता मैं, ठीक है, संभावित त्रुटि कर वो भिन्नात्मक त्रुटि करके, पर कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे महत्तम पूछे इतना लिख दो। 3 हो गया, इसमें त्रुटि दी है 1%, 1 हो गया। फिर उसके बाद उसमें 2% दी है, 2 हो गया। और उसमें कितने परसेंट दी है, 3% दी है। सॉल्व किया, 3 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, और ये हो गया आपका 3, और ये क्या हो गया, ये इतना हो गया, ठीक। तो इस तरीके से 3 और 3 3 6 4 10% इसमें क्या आ गई, त्रुटि हो गई। इसी तरीके के बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल आपको हमने करवाए हैं। कहाँ मिलेंगे वो सारे न्यूमेरिकल? जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना चाहिए, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक दी हुई है। क्या दी गई है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज मैं आपको इसका PDF बना के दे दूंगा टेलीग्राम पे शाम तक, ताकि आपको जो है मिल गया होगा। अभी आप जाके वीडियो टेलीग्राम पे देख सकते हो, अगर नहीं है तो कुछ घंटों में आ जाएगा। टेलीग्राम पे आपको इसका जो है मिल जाएगा पूरा PDF, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सार्थक अंक पढ़ेंगे, परेशान मत हो, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन हुए, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे की एक वजह है, इस क्वेश्चन को कराने के पीछे की एक वजह है। वो वजह क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है कि एक पदार्थ का घनत्व, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है एक पदार्थ का घनत्व जो है वो कितना लिखा हुआ है, देखो घनत्व लिखा हुआ है 8.4, और उसके बाद फिर लिखा हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो जो बच्चा जब पढ़ता है ना तो वो केवल वैल्यू पर ध्यान देता है। अगर आप उसी समय न्यूमेरिकल को करते समय इनके यूनिट पर भी ध्यान दे दें तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि घनत्व देखते ही पता चल गया, ऊपर ग्राम है और नीचे सेंटीमीटर क्यूब है। ग्राम मात्रक होता है द्रव्यमान का और सेंटीमीटर क्यूब मात्रक होता है आपका आयतन का, ठीक है। तो आप सोच रहे हो अगर सर जी मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब भी होता है, लेकिन सेंटीमीटर भी तो हो सकता है, ठीक। किलोग्राम होता है पर ग्राम भी तो हो सकता है तो वो द्रव्यमान के ही मात्रक। पद्धति केवल चेंज है, सिस्टम केवल चेंज है। तो घनत्व दिया है हमको 8.4, फिर लिखा है कि जबकि प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मापा गया। इसका मतलब ये जो घनत्व था ना ये वास्तविक था उसका, ठीक है। ये कैसा घनत्व था, वास्तविक था, रियल जो है डेंसिटी है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम निकालने जा रहे हैं वो जो निकाल के दिया गया है प्रयोग द्वारा वो कितना है, वो आपका कितना बताया बच्चे ने, उसने कहा कि सर मेरा प्रयोग के बाद 8.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया। तो बोला गया, अब आप सोच रहे हो अरे अब तो कर लेंगे, कुछ है ही नहीं, पर है अभी इंपॉर्टेंट है, अभी बताएंगे क्या है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कर लेंगे ना, देखो मेरी बात ध्यान से समझो। पिछला वीडियो देखा है तो कर लेंगे, नहीं देखा है तब भी कर लेंगे। कैसे, जब मैं बताऊंगा तब। लेकिन अगर पिछला भी देखा है तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आएगी मन में, वो कन्फ्यूज़न मैं अभी आपकी दूर किए देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी बात ध्यान से समझो, मुझे पता है कन्फ्यूज़न आएगी, अगर मैं ना बताऊँ तो अभी 50 कमेंट आएंगे इस वीडियो के नीचे, सर आपने तो ऐसे कहा था, ये तो ऐसे हो रहा है, ठीक। तो अभी देखो ध्यान से मेरी बात को, अभी हमसे बोला गया है घनत्व में त्रुटि, ठीक है। तो हमसे बोला गया था परसेंटेज त्रुटि, और अब जब कभी भी प्रायोगिक वैल्यू दी हो और साथ ही साथ उसकी वास्तविक वैल्यू दी हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन बात ध्यान से हमारी और सुनना, प्रायोगिक मान और अपॉन में फिर था वास्तविक मान, तो क्या था बताओ, वास्तविक मान, ठीक। और उसके बाद इनटू में क्या बताया था, 100 बताया था। लेकिन मैं वहाँ पे एक चीज़ ये आपसे कहना भूल गया कि अगर वास्तविक मान और प्रायोगिक मान दोनों में से जो बड़ा होगा उसको पहले लिख लेंगे। इसका मतलब परसेंटेज एरर आपका कभी निगेटिव आए ना, ठीक। तो इसलिए इस निगेटिव के सिंबल की जगह पे मुझे इस प्रकार का सिंबल यूज़ करना चाहिए। बात समझ आई, इस तरीके का सिंबल यूज़ करना चाहिए। पर बहुत सारी बुक ऐसी हैं जिसमें निगेटिव की जगह ये इसकी जगह निगेटिव लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जो चीज़ बड़ी होगी उसको पहले। तो हमारे इस क्वेश्चन में प्रायोगिक घनत्व ज़्यादा बड़ा है तो उसको हम प्रैक्टिकल वैल्यू मतलब प्रायोगिक घनत्व को पहले लिखेंगे और वास्तविक घनत्व को बाद में लिखेंगे।
समझ में आई बात। तो हमने जब एनसीईआरटी बुक में खोजा तो हमें इस तरीके का दिखा, ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो जब मैंने भी पढ़ा था तब भी ऐसे था, क्लियर है इतनी बात। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है उसको पहले, कौन सी वैल्यू छोटी है उसको बाद में, क्योंकि परसेंटेज एरर नॉट फाउंड इनटू निगेटिव टर्म, ठीक है, निगेटिव में नहीं पाया जाएगा। तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे लिखना है सबसे पहले इस वास्तविक को हटा के क्या लिखना पड़ेगा, प्रायोगिक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें अपने आप इसको चेंज करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा हमको वास्तविक, यहाँ पे क्या लिखना होगा, वास्तविक। और उसके बाद ये यहाँ पे अब हटा दो, ऐसे लिख लो बस, ठीक। वो डिपेंड इस पे करता है कि आपने क्या किया है, कि क्वेश्चन कैसा था आपका, ठीक। अब उसके बाद ये जो मान लिखा है इस मान को भी हटा दो, ठीक। इसकी जगह पे लिख लो घनत्व, क्योंकि क्वेश्चन में घनत्व है। अब आप सोच रहे हो सर जी बार बार आप साफ कर रहे हैं, पर मैं चीज़ों को लिख लिख के आपको समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद इस मान को भी यहाँ से हटा दो, इसकी जगह पे लिख लो घनत्व, ठीक। और नीचे भी मान को हटा के क्या लिख लो, घनत्व। समझ में आई बात। अब बताओ कि प्रायोगिक घनत्व कितना है, 8.7 है, और वास्तविक घनत्व कितना है, 8.4 है। और अपॉन में क्या लिखोगे, 8.4 है, और इनटू में क्या लिखोगे, इनटू में 100 है। इसको जब घटाओगे तो आएगा 0.3 आ जाएगा, घटाना तो सबको आता है, और अपॉन में 8.4 आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद डेसिमल हट गया, 3 बटे कितना हो गया, 84, और गुणे में कितना हो गया, 100। 84 के अगर आधे कर दोगे तो 80 के आधे 40 और 4 के आगे 42, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि 3 बटे 42 और उसके बाद 50, क्योंकि 2 से मैंने काट दिया, ये 42 और ये 50, पर ये भी 2 से फिर से कट जाएगा, ये 2 से फिर से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बटे 21 और गुणे में 25। अब 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, इसका मतलब 25 बटे कितना हो गया, 7, ठीक है, 25 बटे कितना हो गया, 7। अब उसके बाद इसको डिवाइड कर लो, तो लिखो 25 और 7 से डिवाइड कर लो, 7 त्रिक 21 हो गया, और बचे 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 छंग 42, 6 बार में जाएगा नहीं तो 5 बार में लिख लो, ठीक है। 7 बचे 35, 5 आ गया, फिर उसके बाद 0, फिर 7 सत्ते 49, लगभग कितना आंसर आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 3.57। लेकिन अगर चाहो एक ही अंक तक निकालना चाहते हो तो इसको लिख दो 3.6, ये आपका लगभग हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल आया है, ये आ गया है 3.6% की क्या हो गई, त्रुटि हो गई। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा सब कुछ कि कैसे हम लोग परसेंटेज एरर को निकालेंगे। आसान क्वेश्चन थे, अभी 6 हुए हैं, कुछ और कराएंगे अभी हम। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा है, क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि एक गोले की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर लिखी है, ठीक है। मैंने लिखा गोले की त्रिज्या, ठीक है, क्या लिखा मैंने, गोले की त्रिज्या, ठीक। देखो एक चीज़ याद कर लो, परसेंटेज एरर से क्वेश्चन कम मार्क्स के आते हैं, कम नंबर के, पर एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोले की त्रिज्या कितनी लिखी है, गोले की त्रिज्या लिखी है कि 5.3 और प्लस माइनस 0.1 ये लिखी है। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो ये वैल्यू है ये वास्तविक है और ये उसका अल्पतमांक है, ठीक है, ये इसका अल्पतमांक है और ये क्या है, इसकी रियल वैल्यू है, ठीक है, वास्तविक वैल्यू है। क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है, लिखने का सही तरीका है r प्लस माइनस डेल्टा आर, ये ऐसे लिखा जाता है किसी भी चीज़ में। जो ये वैल्यू होती है डेल्टा आर होती है और ये जो वैल्यू होती है वो आपकी आर होती है, या वी है तो वी है और डेल्टा वी है, जो भी आप चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आएंगी, एक साथ सब कुछ समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में फिर लिखा है कि गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब आपसे बोला गया है कि गोले के आयतन में, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ये हमसे बोला गया है। गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। अब गोले का आयतन जो होता है वो क्या होता है बताओ, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक। ये मैंने अभी आपको बताया ही था। अब 4/3 पाई जो होता है वो तो नियतांक हो जाता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि 4/3 पाई जो है वो क्या है, नियतांक है। तो इस नियतांक को मारो गोली और इसको कर दो किनारे, ठीक। तो यहाँ बचेगा v इक्वल टू केवल r क्यूब बचेगा, केवल r क्यूब, नियतांक हट जाएगा। तो जब भी नियतांक हटाओगे तो v इक्वल टू r क्यूब नहीं लिखोगे केवल, गलत फिर माना जाएगा, बिकॉज ऑफ वो 4/3 पाई गया कहाँ। तो उसको लिखते कैसे, उसको लिखेंगे कि डेल्टा, क्या लिखेंगे, गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है ना, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि, इसलिए
जो हमारा डेल्टा वी अपॉन वी होगा इंटू 100 होगा, 4/3 गायब हो गया, तो बचा मेरे पास आर क्यूब, 3 को लिया आगे और उसके बाद डेल्टा आर अपॉन आर लिखा और इंटू में लिखा 100। समझ में आई बात। अब उसके बाद देखो ये डेल्टा आर की वैल्यू ऊपर से दी गई है और ये भी वैल्यू हमको दी गई है, तो जानबूझ के मैंने स्पेस छोड़ा था। पहले इस क्वेश्चन में हम तुम्हें दो चीज़ों को सिखाएंगे। पहले तो गोले के त्रिज्या में परसेंटेज एरर निकालना अलग से और बाद में इसको अलग से, ताकि एक के साथ दो क्वेश्चन हो जाए। पर आप चाहो कि नहीं सर मैं यहीं से इसको खत्म करूंगा, सो पुट द वैल्यू ऑफ गिवन, ठीक है, वो आप पुट करो और सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ सीखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गोले की त्रिज्या में परसेंटेज एरर, मतलब प्रतिशत त्रुटि। और कैसी त्रुटि? अधिकतम। गोले के त्रिज्या में, यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर लो, अधिकतम, क्योंकि अधिकतम बोला गया है तो उसके लिए हम लोग पॉजिटिव सिंबल लेंगे, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ठीक, तो हम लोग के लिए क्या लिखेंगे? अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या लिखेंगे? डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा आर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू में क्या लिखोगे? 100। तो ये हो जाएगा आपका 0.1 और अपॉन में 5.3 इंटू में 100। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 100 अपॉन कितना आ जाएगा? 53। उठा के पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो 3 और ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 53। ठीक, समझ में आई बात। इतना करने के बाद फिर चीज़ों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ये हो जाएगा आपका 300 अपॉन में 53, डिवाइड कर लो, लगभग ये 50 या 250 और 3 × 5 = 15, 5.66 के आसपास आ जाएगा, 5.66 के आसपास आएगा लगभग। क्यों? क्योंकि वो मैंने अपने मन में थोड़ा सा कर लिया कैलकुलेशन। ठीक है, डिवाइड कर लोगे ना, बताओ आता है ना डिवाइड करना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 300 लिखो, 53 लिखो, 5 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 265 और फिर उसके बाद 35, फिर पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 × 6 = 30, 6 बार में लगभग जाएगा। फिर से करोगे अगर आप तो 5 × 6 = 30, 3 × 5 = 15, 315, फिर से करोगे तो आप फिर से 35 आ जाएगा। मतलब 5.6666 आता रहेगा अगर आप डिवाइड करते रहोगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, हाँ यही आता रहेगा। तो ये हो जाएगा 5.66। ठीक, तो 5.66 को मैं लिख सकता हूँ 5.7%। ये लगभग आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि ये जो 7 लिखा है ना, ये ऑड न रहे, ये इवन हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट आज का। चलो 6 क्वेश्चन हो गए। अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ आपको, वो IIT 2004 में पूछा गया था। आप सोच लीजिए कि IIT के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एकदम हलवा होते हैं और कर नहीं पाता बच्चा, इसलिए क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा जो है लैप्स हो जाता है और वहाँ पे चीज़ें थोड़ा स्पीड में करनी होती है। क्या लिखा है क्वेश्चन? लिखा है कि त्रिज्या r तथा लंबाई के एक तार का घनत्व m है। त्रिज्या r, एक त्रिज्या r तथा लंबाई क्या है? l के एक तार का जो द्रव्यमान है वो m है। तो m बराबर कितना दिया है द्रव्यमान? m बराबर, इस क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। द्रव्यमान m बराबर इन्होंने दे रखा है कितना? 0.3 प्लस माइनस 0.003 ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा है मापा जाता है। फिर लिखा है यदि r बराबर, और इसकी r बराबर भी इन्होंने दे दी है 0. कितना लिखा हुआ है? 0.5 प्लस माइनस 0.005 ये लिखा हुआ है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि l बराबर, और हाँ l बराबर भी दे दिया है। ठीक है, l बराबर, अभी l क्या है? l क्या है अभी बताएंगे। इसकी लंबाई है तार की। l बराबर कितना दिया हुआ है? 6 प्लस माइनस 0.0000 कितना? 006 नहीं 06। ठीक है, 0.06। और ज़रा ध्यान से देखना, जो आपका द्रव्यमान दिया है वो ग्राम में है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो आपकी आर दी है वो आपकी आर है मिलीमीटर में। ये आर किस में है? आपकी मिलीमीटर में है। और उसके बाद जो एल दिया है, ये एल किस में दिया है? ये एल आपका दिया है आपका सेंटीमीटर में। ये किस में लिखा हुआ है? सेंटीमीटर में। ठीक, आप खुद ही इन नंबर्स को देख के बता सकते हैं कि ये किस में हो सकता है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से मेरी बात समझ। कैसे पता चला? क्योंकि 2 अंक हैं और 2 मतलब 100, वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर के लिए 3। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलो अभी हम लोग इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पे जो ये लिखा है ना कि तार, ये तार का मतलब क्या है? तार जो होता है वो आपका बेलन के आकार का होता है। देखो, अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो आपको थोड़ा बहुत मैथ का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तार जो होता है बेलन के आकार का होता है और बोला गया है कि इसका घनत्व ज्ञात कीजिए।
ठीक है, घनत्व में जो परसेंटेज एरर हुआ है वो ज्ञात कीजिए, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो हम लोग लिखेंगे तार के, ध्यान से मेरी बात को समझना, ध्यान से समझना, तार के घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, ठीक, प्रतिशत त्रुटि। तो सबसे पहले तो मुझे तार का घनत्व पता होना चाहिए कि क्या होगा। तार का घनत्व क्या होगा? तार का जो द्रव्यमान है और बटे उसका आयतन है वो पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है। अब घनत्व में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगी? पहले मुझे इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। घनत्व बराबर क्या होता है? रो, ठीक, द्रव्यमान m, जो कि ऊपर परसेंटेज कुछ दिया ही है तो कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिख लो। आयतन को लिखते हैं v से, पर ये यहाँ से r और l लिखा हुआ है तो डरना नहीं है। m को लिखा मैंने m, ठीक, इस v की जगह पे हम लोग जानते हैं कि चूंकि ये तार है और तार का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन के बराबर होता है। सो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h, लेकिन फिर से वही बात कि h क्यों? क्योंकि यहाँ तो l दिया है तार की लंबाई, सो हम लोग इसको l लिख लेंगे। h है तो h, l है तो l, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर l, ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद इसमें पाई तो हमारा नियतांक है, पाई तो हमारा नियतांक है, तो नियतांक को मारो फुर, बाहर कर दो उसको, ठीक। अब उसके बाद समझ में आई कि नहीं ये चीज़? ये क्या है? मेरा तार है मान लो। अब तार का छोटा सा टुकड़ा है, मैंने जूम करके दिखाया है। फिर उसके बाद अब इतना हो गया, अब हम लोग लिखेंगे कि रो में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि डैश, तो हम लोग लिखेंगे कि डेल्टा रो अपॉन रो, ठीक है, रो आपने रो, ठीक है। उसके बाद 100 और इक्वल टू m की जगह पे क्या लिखोगे? डेल्टा m अपॉन m, ठीक। और उसके बाद फिर देखो बीच में इंटू क्या लगाओगे? इंटू ब्रैकेट क्लोज प्लस पाई तो खत्म। पाई क्या है? पाई क्या है? पाई क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक लिख लेना, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है, हट गया वो। अब इसके बाद बचा क्या? आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है, पावर 2 है, 2 ऊपर आगे आ गई, तो इसके बाद क्या बचेगा? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू में 100 और प्लस एल है, एल अकेला है तो कुछ नहीं लिखेंगे उसके लिए, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू में क्या? 100। बताओ, डरे तो नहीं? आसान है? कुछ कठिन है? नहीं, कुछ भी तो कठिन नहीं है, बस नॉर्मली लिखते चले गए। इतना हो गया अब आपका। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद मेरा इतना बड़ा बड़ा लिख दिया कि जगह ही नहीं बची, कोई बात नहीं। अब देखो ये जीरो, ये कितना दिया है m की वैल्यू? ये डेल्टा m की वैल्यू 0.003, 0.003 अपॉन m की वैल्यू कितनी दी है? 0.3। उसके बाद इंटू में क्या लिखा हुआ? 100 लिख दिया, प्लस ये 2 लिखा है। r की वैल्यू कितनी दी है? 0.005। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ, दिख रहा है? दिखने में तो समस्या नहीं है। अब उसके बाद इतनी बात समझ आ गई। फिर उसके बाद देखो इसकी वैल्यू, अबे इसकी कहाँ से आ जाएगी? r देखो पहले कितना है, r की वैल्यू कहाँ है? तो r कहाँ? हाँ आ रही है 0.5 लिखोगे, ठीक है, तो 0.5 लिख दिया, इंटू में 100 प्लस लगाया। l की वैल्यू देखो 6, 0.006, जीरो सिंगल जीरो है, और l की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू में क्या? 100। कमर लचक जाती है एकदम, नीचे दर्द होने लगता है, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। तो अभी इतनी चीज़ें तो पता हो गई। अब इसको मैं साफ कर दूं, देखो सब सही नोट है ना, कुछ गलत तो नहीं, क्योंकि बाद में पता चला कि सर जी आंसर नहीं आ रहा था। ये बात समझ आ गई। अब इसको देखो, अब इसको आगे सॉल्व करो। अब देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 दशमलव खिसक जाएंगे उधर, तो आंसर आ जाएगा 0.3, और अपॉन में भी 0.3। 100 से मल्टीप्लाई करो प्लस 2, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो 0.5 अपॉन में 0.5। देखो 2 दशमलव खिसक जाएंगे, उधर खिसक जाएगा, ये दशमलव 2 अंक उधर खिसक जाएगा। फिर उसके बाद प्लस उसको भी करो, 6/6 हो गया, और उसके बाद 100 खत्म, सबका 100 खत्म कर दिया मैंने, है बहुत शौक थी इनको 100 रखने की, हटा दिया सबको, ठीक। अब उसके बाद देखो ये आ गया यहाँ से 1, ये 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से क्या आ गया? 1 आ गया, तो इसका मतलब 1 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, और लास्ट में 1 आ गया, और ये हो गया 4%। बताओ कुछ दिक्कत हुई, कुछ समस्या हुई आपको? बताओ कहाँ पूछा गया था क्वेश्चन? ये IIT के एग्ज़ाम में, इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम, सोच लो आप, ठीक, कि IIT जी समझ रहे ना, उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा। कितना कुछ है?
कुछ भी तो नहीं है। जिसको ये बातें पता होंगी ये सब लिखने की, वो दिक्कत थोड़ी करेगा, वो ऐसे करेगा इस क्वेश्चन को। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लो, तब मैं बताऊँ कैसे करेगा। लो जल्दी से ले लिया। अब वो मान लो आपको यही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बताना होता आपको, सर मैं अब कैसे डायरेक्ट कैसे बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट कैसे बताऊंगा मैं सर इसका आंसर। कुछ मत करो, सबसे पहले उन वैल्यू से आर जो त्रुटियां हैं वो निकाल लो। सबसे पहले त्रुटियां हैं वो सबसे पहले निकाल लो। त्रुटियां निकाल ली, जैसा कि आपने आर वाला निकाल ली, आर वाली त्रुटि 0 पॉइंट कितना दिया था बताओ, दिख नहीं रहा मेरे को, कितना दिया था 0.03, ठीक है 0.03 और अपॉन में 0 पॉइंट कितना दिया था 0.3 दिया था, नहीं 003 था। उसके बाद अपॉन में कितना था 0.3 था, ठीक 0.3 था, ये वैल्यू दी थी आपको। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते तुरंत आ जाता आपका आंसर 1। इसी तरीके से सबका मन में ही 1 निकाल लेते, 1 1 1, सबका 1 1 आ जाता मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जब उतना कर लिया तो घबराना नहीं है, तुरंत लिखा m, नीचे लिखा पाई आर स्क्वायर एच, पाई खत्म किया आर स्क्वायर एच, तुरंत लिख दिया m, फिर उसके बाद आर स्क्वायर एच, कुछ नहीं किया, m है m, ये द्रव्यमान, इसको द्रव्यमान को आपने सॉल्व कर लिया। दो द्रव्यमान के लिए कितना आया था बताओ 1 आया था, तो आपने तुरंत क्या लिख दिया द्रव्यमान वाला 1। इसके बाद ये क्या हो गया बताओ, ये आर स्क्वायर है 2 × 1, ठीक देखो द्रव्यमान के लिए 1, आर स्क्वायर तो हमने लिखा 2 और आर का निकाला 1, तो इसका मतलब 2 × 1, एच का भी क्या निकाल लिया 1, जोड़ दिया 1, आंसर कितना आ गया 4। ऐसे डायरेक्ट कर लोगे तो ये कब कर पाओगे, जब आपको, जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, मैं इसी तरीके से सारे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं आपको कि कितना आएगा, लेकिन आप तो तब बता पाओगे ना जब आपको नॉलेज होगा उतना, जब पहले आपको ज़्यादा पता होगा, तब उसमें से आप जो इंपॉर्टेंट होगा वो डायरेक्ट निकालेंगे। जितनी बड़ी कैलकुलेशन आप लिखते हो ना, जब वो मन में करने ले जाओ, जब मन में वो आप चीज़ कर ले जाओ, ठीक है, मन में कर ले जाओ, ऐसा करके मैंने कुछ बोला ऊपर नीचे हो गया यार, मतलब हो जाता है, क्या करें हैं। आप इतना सारा पढ़ाओ, घंटे भर का लेक्चर, फिर उसके बाद फिर जुबान से क्या निकल रहा है, फिसल जाती है जुबान उधर इधर, हैं तुम लोग हंस लेते हो, हंसो ना, मत करो यार, हंसा ना, अच्छा नहीं लगता है। हाँ ये बात समझे। तो इस तरीके से हम लोगों ने परसेंटेज एरर पे कितने क्वेश्चन कर लिए, पिछली भी क्लास में मैंने कितने बताए थे मुझे नहीं याद है, 4-5 तो बता ही होंगे, 4 तो बता ही होंगे। परसेंटेज जो एरर है उस पर हमने लगभग 12 क्वेश्चन कर लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेलीग्राम में जाना है, नोट्स के लिए आपको वहाँ पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा। ये इतना सब कुछ। और एक चीज़ और है, जो बच्चे नोट्स के लिए परेशान रहते हैं, सर नोट्स पहले दे दीजिए, पहले दे दीजिए, जब मेरा सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तब नोट्स तैयार होता है, ठीक, क्योंकि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे उसे सामने वाला जो लिखता है वो नोट्स को, अभी मैं बता दूंगा कौन लिखता है, तो कहो अरे हम खुद ही लिख लेंगे, ठीक है। तो ये परसेंटेज एरर है, यही कहोगे मैं जानते हैं, क्योंकि आपके अंदर अहम बड़ा ईगो होता है, ईगो, अरे नहीं मैं खुद ही लिख लूँगा। खुद लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नोट्स को खुद बना लो तो बहुत अच्छा है कि आप लोग नोट्स को खुद बनाओ, क्योंकि जो नोट्स खुद बनाते हैं ना वो चीज़ें एकदम दिमाग में सेट होती हैं, और जो एकदम बढ़िया, ऐसे तो फिर किताब भी मिलती है मार्केट में, ले आओ सब याद हो जाता नहीं। याद क्या होता है, जो खुद से लिखा जाता है, खुद से लिखा जाता है। आपको चीज़ें याद नहीं होती तो एक दिन ये सोच के रखो, कोई ऐसी बढ़िया शायरी निकालो गूगल से और उसको एक कॉपी पे लिखो। कुछ लोगों को आदत होती है ना शायरियाँ लिखने की, वो देखो याद कितनी जल्दी हो जाती। तो इसी तरीके से खुद भी नोट्स बनाओ और खुद भी लिखो। चीज़ें मैं खुल के बोल देता हूँ, आपको भले ही शर्म लगे, ठीक है, पर याद करो उनको, ठीक है। शायरियाँ जल्दी याद होती हैं, ठीक है, गाने जल्दी याद होते हैं, ढिन चिका वो गाने जल्दी याद होते हैं, पर क्या नहीं याद होता है, फार्मूले नहीं याद होते, ठीक है। तो फार्मूलों को भी बिल्कुल गाने की तरह बनाओ तो तब जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो अभी ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सार्थक अंक पढ़ेंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट वैल्यू पढ़ने के बाद फिर हम लोग इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।